कक्षा 10 पढ़ रहे हैं, जो एनसीईआरटी का है, गणित पुस्तक होगा, और इसके अंतर्गत अध्याय 6 बहुत ही डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, बहुत ही डिफिकल्ट अध्याय है। अगर ये चैप्टर आपको समझना है तो एकाग्र होकर के ही समझना पड़ेगा, और नहीं तो बहुत टेढ़ा चैप्टर माना जाता है। समझ गए? अगर ये समझ में आ गया तो आप समझ लीजिए कि पूरा किताब का हर एक सवाल आपको समझ में आ सकता है। अगर ये समझ में आ जाए तब समझ में आया। इसमें सिद्ध करने वाले भी बहुत तरह के प्रश्न होते हैं, जिसमें हम लोग को अपने आप से कुछ काम करके तो सिद्ध करना पड़ता है। अगर वो काम करने नहीं आएगा तो आप सिद्ध नहीं कर पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका नाम क्या है? इस अध्याय का यानी इस चैप्टर का नाम है आपका त्रिभुज। क्या नाम है इसका? त्रिभुज। और इसमें हमको त्रिभुज के बारे में ही जानना है, चाहे वो किसी भी आकृति के बारे में अभी हम समझाएं, लेकिन जब चैप्टर में इन करेंगे तो उसमें हमको किसके बारे में ज्यादा पढ़ना है? त्रिभुज के बारे में, विशेष रूप से त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। लेकिन जब हम शुरुआत करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज नहीं आएगा, उसके अलावा भी कुछ आकृतियां आएंगी। तो वो कौन कौन सी आएंगी और क्यों आएंगी, तो वो हमको समझने और समझाने के लिए आएगा। ठीक है? अगर हम समझ जाए तभी समझेंगे कि त्रिभुज कैसे समरूप या फिर सर्वांग होंगे। ये जो हम अभी शुरुआत करने वाले हैं लेक्चर, इसमें आपको सबसे पहले हम दो चीज बताएंगे। त्रिभुज भी हो सकता है या कोई भी आकृति हो सकता है। त्रिभुज के अलावा या करके हम लिख देते हैं कोई भी आकृति, कोई भी आकृति। ये हम चैप्टर का नाम लिखे हैं। ये क्या लिखे हैं? चैप्टर का नाम त्रिभुज। लेकिन सिर्फ त्रिभुज ही नहीं, अभी जो हम बात करेंगे वो कोई भी आकृति के बारे में बात करेंगे। साथ में त्रिभुज हो सकता है, वृत्त हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, सिक्का हो सकता है, किताब हो सकता है, कॉपी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ गए? अब यहाँ समझिएगा कि अभी अगर हम इसमें बात करें तो दो तरह का कौन कौन चीज के बारे में बात करेंगे। तो आप 9th क्लास में पढ़े होंगे सर्वांग समता। क्या पढ़े होंगे? सर्वांग समता। उस समय आपको हम बताए होंगे कि अगर आज ढंग से समझिएगा तो 10वीं क्लास में समरूपता ढंग से समझ में आएगा। सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और वो अब वो थोड़ा सा क्या चेंजिंग होता है वही आज आपको बताने के लिए खास बुलाया गया। ठीक है? तो पहला जो पॉइंट हमारा है सभी आकृतियों के लिए, वो पहला पॉइंट आता है सर्वांग समता। सर्वांग समता, ये सर्वांग समता क्या होता है। और दूसरा हम बात करेंगे समरूपता के बारे में, समरूपता के बारे में। क्लियर है? सर्वांग समता और समरूपता, नाम से ही आपको परिभाषा समझ में आ जाएगा। अब कैसे समझ में आएगा? आपको समझ में आ रहा होगा, पढ़े हैं, हमको समझ में नहीं आएगा, कहते हम नहीं पढ़े हैं। आप समझाइएगा तो हो सकता है समझ में आ जाए। तो आइए हम समझाते हैं। इसमें 3 शब्द मिल करके तो सर्वांग समता का निर्माण हुआ। अभी कौन कौन चीज है देखिएगा। सर्व प्लस अंग प्लस सम। क्लियर है? सर्व अंग सम। सर्व का मतलब हो जाता है सभी, अंग का मतलब आप लोग सब जानते हैं। अंग मतलब भाग। जैसे शरीर का कौन कौन सा भाग है? तो हाथ है, गोड़ है, सिर है, ललाट है, अंगुली है, ये वाला केहूनी है, इस प्रकार से सब अंग है। वही चीज यहाँ जो भी आकृति होगा उसका अंग। क्लियर? यहाँ पे अंग का मतलब आप भाग भी बोल सकते हैं या फिर अंग बोल सकते हैं। और सम का मतलब होता है बराबर। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बोलिए। अभी तक तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। सर्वांग सम 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला सर्व, दूसरा अंग और तीसरा सम। यानी सभी अंग बराबर या सभी भाग बराबर जिसके होते हैं वही सर्वांग सम होते हैं। ये समझ में आया? सब के सब अंग बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक अंग बराबर है दूसरा का अंग बराबर नहीं है तो वो सर्वांग सम नहीं है। समझ गया? और वो भी ये ठोस आकृति के बारे में बात नहीं कर रहा है, 2 डायमेंशनल फिगर के बारे में बात कर रहा है। मतलब द्विविमीय चित्र जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, ऊंचाई के बारे में उसमें कोई जिक्र न हो। समझ गए? तो ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें अपने हथेली का कि ये दोनों जो हथेली है क्या ये दोनों सर्वांग सम हैं, तो ये सर्वांग सम तब होंगे जब ये वाला जो आपका ये हथेली है और ये 5 अंगुलियां हैं, इस हथेली और इस 5 अंगुलियों के बराबर हो, तभी हम ये दोनों को सर्वांग सम बोलेंगे। अब कैसे? ध्यान दीजिएगा। अगर इस अंगुली को, इस अंगुली और इस हथेली को, मतलब इसको पूरा मिलाकर के इसको पंजा बोलते हैं, इस पंजे को इस पंजे के द्वारा पूरी तरह से ढक लिया जाए तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में सर्वांग सम है। चाहे अगर ऐसे है और ऐसे कोई दिखा रहा है कि ये दोनों सर्वांग सम है का? हो सकता है। एक रात इन्हीं के घुमा किसे सका था? हो सकता है। हाँ, तो आपको दिमाग से सोचना है। ऐसा नहीं कि एक तो सीधा त्रिभुज दे दिया, वो टेढ़ा त्रिभुज नीचे के दे दिया तो सर्वांग सम नहीं हो सकता है। हो सकता है। आप दूसरा को अपने हिसाब से घुमा कर उस पर रखने का प्रयास कीजिए। अगर रखा गया हूबहू सभी भुजाएं और सभी कोण दोनों के बराबर दिख रहे हैं तो वो सर्वांग सम हो जाएगा। समझ गए? रखा हुआ कैसे भी हो उसे कोई मतलब नहीं रखता है। दोनों का अंग देखना है कि बराबर है क्या। अगर दोनों का अंग बराबर है तो हम कहेंगे कि वो सर्वांग सम है। एक बात अभी हम बताए कि इसको यदि ये पूरी तरह से ढक लेता है तो ये दोनों सर्वांग सम है। लेकिन ये चीज गलत साबित हो सकता है। पूछिए कैसे? एकरा से अगर बढ़न होगा तो एकरा इसमें ढक लेगा तो कई दोनों के सर्वांग सम कहेंगे नहीं। तब इसको कहेंगे कि ऐसे ढक लिया ना, अब चलो इसको इधर घुमाओ,
अंदर वाला इससे ढक जाना चाहिए, इससे भी ढकेगा क्या? नहीं। अगर ये बड़ा होगा तो ये छोटा ना पड़ जाएगा, इससे नहीं ना ढकेगा ये। अगर दोनों तरफ से पलट के देखें, इधर से भी और इधर से भी, और दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले रहा है, तब ये दोनों सर्वांग सम है। और अगर पूरी तरह से नहीं ढक रहा है तो सर्वांग सम नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब टोटल अंग दोनों का बराबर होना चाहिए। अगर दोनों अंग बराबर, मतलब टोटल अंग अगर एक दूसरे के बराबर है तो उसको कहेंगे सर्वांग सम, अंग बराबर होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर कुछ उदाहरण लेकर के देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें दो वृत्त का, ये दोनों वृत्त है, अगर यहाँ से इसका त्रिज्या दे दिया 4 सेंटीमीटर और यहाँ से इसका त्रिज्या दे दिया 5 सेंटीमीटर, तो बताइए क्या ये दोनों सर्वांग सम है? क्या ये दोनों का अंग बराबर है? नहीं है। तो ये दोनों आपस में सर्वांग सम नहीं होंगे। सर्वांग सम का चिन्ह क्या होता है? तो देखिए इस तरह का सर्वांग सम का चिन्ह होता है, ठीक है? तो ये नहीं होगा, यानी ये दोनों कभी सर्वांग सम नहीं हो सकते। लेकिन अगर एक वृत्त ऐसा दिया हो, एक वृत्त ऐसा दिया हो और आपसे कह दिया कि 2 सेंटीमीटर है इसका त्रिज्या, इसका त्रिज्या भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों सर्वांग सम है, मतलब इसको सर्वांग सम करके से टिक मार सकते हैं कि ये सही है। बुझाया? उसी तरह से अगर हम बात करें एक त्रिभुज का, दिखाई दे रहा है ना? अगर हम 2 त्रिभुज ले लेते हैं और दोनों त्रिभुज के बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये है, नीचे लिखने से आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए हम बाहर करके लिख दे रहे हैं। ये है 40 डिग्री, ये है 75 डिग्री, तो ये कितना होगा सोच करके बताइए। 75 और 40 कितना हो जाता है? 7 और 4 11, 115 डिग्री। 115 डिग्री दो मिलके और तीनों मिलके 180, तो 180 में से 115 घटाइएगा तो कितना बचेगा? जल्दी बताइए। 115 घटाना है 180 में से 65, तो यहाँ पे आपका सिर्फ कितना हो गया? 65। कोई दिक्कत? अगर यही वाला 40, यही वाला 40 कहाँ आ जाए? ये वाला 40 अगर यहाँ आ जाए इस जगह पर, और ये वाला 75 यहाँ आ जाए, और ये वाला जो 65 है यहाँ आ जाए, आ सकता है ना? अभी तो बोले क्यों रख सकते हैं हम। इसके बाद ये है आपका 4 सेंटीमीटर, इस भुजा के बारे में बात कर रहे हैं। इस भुजा का मान दे दिया 5 और इस भुजा का मान दे दिया 6, ठीक? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ वाला मान दे दिया 4, यहाँ वाला दे दिया 5 और यहाँ वाला दे दिया 6। क्लियर है? अब समझ के बताइए कि क्या सच में ये दोनों सर्वांग सम है? कैसे है देखिएगा। ये वाला जो 40 है ना, देखिए तो इसमें 40 है, इसमें कहीं 40 है, इसमें एक कोना 75 है, इसमें भी कोना 75 है, इसमें 65 है, इसमें भी 65 है। क्या मतलब तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के तो बराबर हो गए, लेकिन सर्वांग सम अभी भी नहीं कहेंगे। केवल कोण के आधार पर सर्वांग सम कहना गलत होगा। तब हम लोग भुजा को भी देखेंगे, क्योंकि इसके 2 भाग होते हैं त्रिभुज में, कोण और भुजा। कोण को तो देख लिए कि बराबर हो गया, लेकिन भुजा को भी तो देखना पड़ेगा। तो चलिए भुजा को देखते हैं। तो याद रखिएगा किस भुजा के बारे में बात करें, तो जो 40 और 75 डिग्री के बीच में है वही भुजा का लंबाई वहां भी उतना है का, ये ध्यान देना है, संगत होना चाहिए। तो 40 और 75 के बीच में 4 सेंटीमीटर है, 40 और 75 के बीच में यहाँ भी 4 सेंटीमीटर है, 75 और 65 के बीच में 5 सेंटीमीटर, 75 और 65 के बीच में 5 सेंटीमीटर, 65 और 40 के बीच में 65 और 40 के बीच में 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये दोनों सर्वांग सम है। समझ में आया? कोई दिक्कत? इतना समझ में आया तो सर्वांग समता समझ में आ गया। अब बात करते हैं समरूपता के बारे में। सर्वांग समता के 4 कसौटियां हैं, 4 नियम है। अब वो 4 कौन कौन है इधर दिखेगा। चलिए कोई बात नहीं, यही समझा देते हैं। सर्वांग समता के 4 कसौटियां। अब वो 4 कसौटियां कौन कौन है? तो पहला आपका है एस 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 सर्वांग समता। क्या है? एस 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 सर्वांग समता। ये क्या होता है? एस का मतलब होता है साइड, और साइड का मतलब हिंदी में भुजा। तो भुजा 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 सर्वांग समता। ये क्या होता है? तो 2 त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं और नहीं, पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो, तब हम दोनों को कहेंगे कि वो सर्वांग सम है। समझ में आ गया? तीनों भुजा दिया हुआ है ना, तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजा के बराबर होना चाहिए, तो वो त्रिभुज दोनों आपस में सर्वांग सम होंगे। पहला समझ में आया? दूसरा जो सर्वांग समता का नियम है वो है एस ए एस सर्वांग समता। डॉट का मतलब समझ रहे हैं ना, ऊपर वाला सर्वांग समता। एस ए एस का मतलब भुजा भुजा, बीच में ए का मतलब एंगल यानी कोण। समझ रहे हैं? तो वह त्रिभुज यानी 2 त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि पहले त्रिभुज की 2 भुजा और बीच का कोण, 2 भुजा और पीछे वाला कोण, 2 भुजा जो बनाएगा और बीच वाला कोण दूसरे त्रिभुज के 2 भुजाओं और बीच के कोण के बराबर हो। समझ में आया? ऐसा नहीं कि एक में बीच में कोण दे दिया, एक में अलगे, दोनों से अलग होकर के, तो वो सर्वांग सम नहीं होगा। अगर पहला त्रिभुज में 2 भुजा और बीच वाला कोण दिया हुआ है तो दूसरे त्रिभुज में भी 2 भुजा और बीच वाला कोण होना चाहिए, तभी दोनों आपस में सर्वांग सम होंगे। समझ में आया? एस ए एस सर्वांग समता। किसी को कोई कष्ट? तीसरा सर्वांग समता क्या होगा? तो तीसरा होता है ए एस ए सर्वांग समता। ए एस ए का मतलब 2 कोण और बीच में भुजा,
दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि पहले त्रिभुज के दो कोण और बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और बीच की भुजा के बराबर हो और दोनों एक दूसरे के संगत हो। संगत का मतलब जिस तरह से इस त्रिभुज में दिख रहा है उसी तरह से उस त्रिभुज में दिखना चाहिए। जैसे अभी हम संगत करके दिखाए कि ये वाला भुजा जिस दोनों कोण के बीच में है वही भुजा यहाँ भी उन्हीं दोनों कोण के बीच में होना चाहिए। अगर ऐसा संगत बनाता है तभी सर्वांगसम होगा, अन्यथा सर्वांगसम नहीं होगा। जा रहा है एस सॉरी ए एस ए सर्वांगसमता भी समझ में आ गया। एक और सर्वांगसमता है जिसका नाम है आर एच एस सर्वांगसमता। ये आर एच एस क्या होता है? आर का मतलब होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब आप लोग जानते होंगे क्या? समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? रेक्टेंगल का मतलब समकोण होता है, चतुर्भुज, ठीक है। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? राइट एंगल का मतलब होता है समकोण, ठीक है। तो ये आर का मतलब राइट एंगल, क्लियर, समकोण। एच का मतलब हाइपोटेनियस, कर्ण, और एस का मतलब साइड। याद रखिएगा ये तभी यूज होता है जब दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज होंगे। तो दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि दोनों का एक कोण समकोण, समकोण है तो एक कोण समकोण होबे करेगा, उसका कर्ण, दोनों का कर्ण आपस में बराबर हो और कर्ण के अलावा एक और भुजा दोनों में बराबर हो जाए तो वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। जैसे सुनिए, दो गो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि पहले त्रिभुज का एक कोण समकोण, उसका कर्ण और एक अन्य भुजा दूसरे त्रिभुज के एक कोण समकोण, कर्ण और एक भुजा के बराबर हो। समझ रहे हैं? समझा रहे हैं? चित्र बना करके देखिएगा। ये समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। ये आपका समकोण है, अभी तक एक गुण दिखाई दिया, ये वाला कर्ण भी बराबर कह दिया, दो गुण दिख गया। अगर एक वाला कौनो भुजा चाहे ये वाला बराबर हो जाए या ये वाला बराबर हो जाए या फिर ये वाला इसके बराबर हो जाए और ये वाला इसके बराबर हो जाए, कैसू हो जाए तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे। अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर कह दिए तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम। कोई कष्ट है किसी को? तो सर्वांगसमता का चारों को छोटी समझ में आया? सर्वांगसमता कहते किसको ये समझ में आया? अब बात करेंगे हम लोग समरूपता की ओर। सर्वांगसमता क्लियर हो गया ना? तो अब सर्वांगसमता अगर समझ में आ गया हो तो अब बात करते हैं समरूपता की ओर। ध्यान दीजिएगा, एक चीज समझ में आ गया, दूसरा चीज समझिएगा, तभी चैप्टर नंबर 1 यानी एक्सरसाइज 1 जो है वो पकड़ पाइएगा और कहीं निकल गया हवा में। समझ गए? तो अभी जो हम बात करेंगे समरूपता के बारे में, इसमें भी जो लिखा हुआ है समरूपता नाम में ही छुपा हुआ है उसका परिभाषा। कैसे? सम प्लस रूप, समरूप, सम प्लस रूप मतलब क्या? समरूप। अब उसमें ता लगा हुआ है तो उसका जो ये पूरा खेला खेल रहे हैं हम लोग उसी को समरूपता कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि समरूप के गुण को ही समरूपता कहते हैं। समझ गए? अच्छाई क्या है? भाववाचक संज्ञा। उसी तरह से समरूप का भाववाचक संज्ञा क्या है? समरूपता। क्लियर है? उसी प्रकार से यहाँ देखिएगा, सम प्लस रूप मिल करके क्या हो जाएगा? समरूप। क्लियर? सम का मतलब क्या? बराबर, बराबर। और रूप का मतलब, रूप का मतलब दिखावट, ठीक है। देखने में एक जैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखने में अगर रूप एक जैसा दिख गया तो हम कह देंगे कि वो समरूप है। समझ में आया? छोटा बड़ा रहे उससे कोई मतलब नहीं है, चेहरा एक जैसा होना चाहिए तो समरूप कह सकते हैं। तो रूप का मतलब क्या कह सकते हैं आप? रूप का मतलब क्या बोलिएगा? रूप का मतलब रूप भी बोल सकते हैं या फिर उसका दिखावट बोल सकते हैं। दिखावट या बनावट या फिर रूप भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारा रूप देखना है किसी को, मतलब हमारे चेहरे का बनावट देखना है, सिंपल है। तो ध्यान दीजिएगा, सम मतलब बराबर और रूप का मतलब दिखावट, बनावट या फिर रूप। कहने का अर्थ ये है कि दो आकृति अगर हमारे सामने हो और वो देखने में एक जैसे हैं तो उसको समरूप बोल देते हैं। समझ में आ रहा है? अब कैसे हम कहें कि वो समरूप है? तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग सिक्का देखे हैं? कौन सा सिक्का देखे हैं अभी तक? 10 रुपया वाला सिक्का देखे हैं और चरनिया सिक्का देखे हैं जो पुराना जमाने में मिलता था, 25 पैसा वाला देखे हैं? दोनों तो प्यारे गोले होता है। अभी वाला 10 रुपया सिक्का बढ़न होगा और उस समय वाला 25 पैसा वाला छोटन होगा। होता था कि नहीं? ये 25 पैसा है और ये रुपया है कि नहीं? दोनों तो गोले होगा, देखने में तो उसका आकृति सेम ही होगा, भले इसका अंग बराबर नहीं है तो हमको अंग से थोड़ा ना लेना देना है, देखने में एक जैसा लगना चाहिए तो समरूप कहलाएगा। समझ में आ रहा है? अगर देखने में एक जैसा हो, सवाल ऐसा कहे कि 25 पैसा वाला सिक्का और 10 रुपए वाले सिक्के दोनों आपस में समरूप हैं क्या? तो दोनों वृत्ताकार हैं, इसीलिए वो समरूप हैं। समझ में आया? कोई दुख किसी को? चलिए, अगर ये दोनों को समरूप करना होगा तो समरूपता का चिन्ह सिर्फ ऐसे होता है। समझ में आया? यानी ये दोनों आपस में
क्या है? समरूप है। कोई कष्ट किसी को। अब समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करें तो समबाहु त्रिभुज देखिए ऐसा छोटा भी होता है समबाहु त्रिभुज और एक बड़ा भी हो सकता है समबाहु त्रिभुज। आप पूछिएगा कैसे आप समबाहु त्रिभुज कह दे रहे हैं, तो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, इसमें भी तीनों भुजा बराबर हो सकता है, इसमें भी प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो सकता है और इसमें भी तीनों भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो सकता है। सर्वांगसम नहीं हो सकता लेकिन समरूप हो सकता है। अंतर समझ में आ रहा है ना? 9वां क्लास और 10वां क्लास में का अंतर है, बस इसमें क्या कि सबे बराबर होना चाहिए और ओकरा में क्या कि ना बराबर नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, बस देखे में एक दिशा लगना चाहिए। समझ गए? यहाँ पे देखिएगा इसमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री और सभी भुजाएं बराबर, इसमें भी प्रत्येक कोण 60 डिग्री और सभी भुजाएं बराबर हैं। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? कोई तो किसी को फुटबॉल देखे हैं? फुटबॉल कैसा होता है? गोल। कॉस्को बॉल देखे हैं जौन से हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट वाले से फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल वाले से क्रिकेट खेलते, कोई अंतर पड़ेगा? अंतर पड़ेगा ना। लेकिन दोनों को यदि आपके सामने ला करके रख दिया एक फुटबॉल और एक कॉस्को बॉल जिसको हम लोग क्रिकेट खेलने में यूज करते हैं, क्या दोनों समरूप हैं? हाँ, दोनों गोल है, तो समरूप है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगर आपसे कोई कह दे कि बताइए यहाँ पे फोटो नहीं दिख रहा है, अगर मान लीजिए अभी क्या रहा है, टीचर्स डे आ रहा है बहुत जल्दी 5 सितंबर को, सर्वपल्ली राधा कृष्णन का फोटो एक हम छोटा सा लेते हैं और उहे फोटो जाके एगो बढ़ान फ्रेम में भी हमको दिखा रहा था, कहाँ दुकानदार, ये लीजिएगा तो 25 रुपया लगेगा और ये लीजिएगा तो 150 रुपया लगेगा। बड़ा है तो दाम तो बड़ा लगेगा। अब अगर कोई पूछे कि ये दोनों में फोटो जाएगा सेम टू सेम बस आकार बड़ा है, तो क्या ये दोनों समरूप हैं? 100% हैं। दोनों का रूप तो देखने में कैसा लग रहा है, ये दोनों समरूप हैं। लेकिन गलती से भी अगर कोई पूछ दे कि क्या ये दोनों सर्वांगसम हैं, नहीं, क्योंकि इसका अंग बराबर नहीं है। देखिए ये इतना छोटा भुजा है, ये इतना बड़ा भुजा है कि नहीं? तो ये दोनों कभी भी सर्वांगसम नहीं हो सकते लेकिन समरूप हो सकते हैं। कितना समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? तो एक चीज आप लोग कभी बता दिए कि सर्वांगसमता की कितनी कसौटियां होती है, तो जीव ललक रहा होगा कि जैसे एकड़ में 4 कसौटी है और इसी 4 कसौटी के कारण पूरा 9वां क्लास हम लोग सिद्ध कर लिए सर्वांगसमता को, उसी प्रकार से इसमें भी तो कुछ कसौटियां होती होंगी जिसके कारण पूरा 10वां क्लास को चेक कर जाना है हमको। अब पूरा 10वां क्लास इसी समरूपता के आधार पर पूरा सवाल खत्म करेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है? तो अगर पूरा सवाल खत्म करना है तो उसके लिए इसका भी तो कसौटी जानना होगा, तो जानना शुरू करें। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसकी कसौटियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में विचार करें। ध्यान दीजिएगा, समरूपता की कसौटी पहला नंबर एस 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 समरूपता। अब आप सोच रहे हो कि ले ये वाला वहां आ गया ना, सेम चीज है। एस 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 सर्वांग समता यहाँ था, यहाँ एस 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 समरूपता है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि यहाँ पे भुजा को बराबर करते थे और वहां दोनों के भुजाओं के अनुपात को बराबर करेंगे। अंतर ये है, नहीं समझ में आया? यहाँ पे दोनों का भुजा बराबर था, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पर भुजा को बराबर नहीं करना है, दोनों के संगत भुजाओं के अनुपात को बराबर करना है। समझ में आ रहा है? जैसे अगर हमारे पास 2 त्रिभुज है, यहाँ समझाने ऊपर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों त्रिभुज हैं। अगर ये ए बी सी त्रिभुज है और ये पी क्यू आर त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज हैं। इसमें अगर यहाँ 4 दे दिया, यहाँ 3 दे दिया और यहाँ 5 दे दिया, क्लियर? और इसमें दिया सॉरी यहाँ पे अगर 8 दे दिया, यहाँ पे कितना दे दिया 6 और यहाँ 10, अगर ऐसा दिया हुआ है तब इन दोनों के संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले जो दिया हुआ रहेगा उसको दिमाग में ठूसना है और समझना है कि कवन कवन के अनुपात करेंगे कि बराबर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि इतना बटा इतना कर दिए, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, कौन सा बराबर है नहीं किया सकते। पहले सोचिएगा तब ना, पहले सोचिए कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि तीनों का अनुपात निकाले तो बराबर हो, तो बारी बारी से तुलना करके देखना है। देखिए 4 से 8 में भागा लगाएंगे, 4 दूनी 8 आया। उसी तरह से 3 से 6 में भागा लगाए, 3 दूनी 6, 5 से 10 में भागा लगाए, 5 दूनी, हर बार दो बार निकलना है। इसका मतलब अनुपात निकालेंगे, भागा देंगे तो बराबर आ जाएगा। ये दोनों समरूप कर सकते हैं कि नहीं? अब ध्यान दीजिए, अगर आप क्या करते कि 4 से 6 में भाग लगाते, 4 से 6 में, फिर 3 से 10 में, फिर 5 से 8 में, तो क्या बराबर आता? नहीं आता। तो आपको सोचना है पहले और सोच करके इसके बाद तुलना करना है। अगर तुलना करते हैं और सही तुलना कर लिए तो आप सही जगह पर पहुंचिएगा, और सही तुलना नहीं कीजिएगा तो सही जगह पर नहीं पहुंचिएगा। जैसे जब हम लोग पढ़ते हैं तो सही क्या है और गलत क्या है ये हम लोग जान पाते हैं? नहीं जान पाते हैं शुरुआत में। लेकिन अगर मन लगा करके बैठ के पहले समझ करके सोच करके पढ़ना शुरू कीजिएगा तो सही क्या होता है और गलत क्या होता है आप समझ सकते हैं। इसलिए यहाँ भी आपको सही और गलत अपने पर रखना पड़ेगा। मम्मी पापा यहाँ आकर बैठ के आपको नहीं बताएंगे। समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिए, समझ में आया? यहाँ और यहाँ में क्या अंतर आ रहा है? यहाँ पे क्या करना होगा? ए बी बटा पी क्यू,
निकालेंगे पहले कितना 4/8 बराबर 1/, आया क्या। उसी तरह से BC/QR बराबर BC का वैल्यू 3 और QR का 3 दूनी मतलब यहाँ भी आया 1/2। उसी तरह से AC/PR का यार 5/10 काट के कितना 1/2 सबका अनुपात बराबर आ गया। हम कह देंगे कि ये क्या है समरूप है, मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। कोई समस्या। यहाँ भुजा बराबर, यहाँ उन भुजाओं का अनुपात बराबर, अनुपात बराबर तो समरूप और भुजा बराबर तो सर्वांग सम। बुझा रहा है। पहला कसौटी समझ में आया, दूसरा कसौटी की ओर चले नहीं समझ में आया। अभी और आगे समझिएगा ज्यादा विस्तार से जब हम लोग चैप्टर बनाना शुरू करेंगे। अभी तो सिर्फ समझा रहे हैं, दिमाग में ये रखिए यहाँ एस समरूपता होता है, साथ ही साथ उसमें भुजा को बराबर नहीं करना होता, उनके सभी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। बस इतना चीज याद रखिए। एक एक समरूपता को सिद्ध करते हुए आगे बढ़कर के आपको समझाएंगे। और जब इसको समझा देंगे बना करके समरूपता लिखवा करके, तो उस समय आप अपने से कहिएगा कि सर छोड़ दीजिए, आधे पर जाकर के अब हम पूरा कर लेंगे। ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर जग जाएगा। तो अभी टेंशन लेने की बात है, सिर्फ हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा होता है। आगे जब चलेंगे तो कैसा होता है, कैसे बनता है, टोटल समझा करके बनाएंगे, तो ज्यादा विस्तार से समझ में आएगा। ठीक है। अभी क्या बात करेंगे आप दूसरा समरूपता के नियम का। तो दूसरा जो समरूपता का कसौटी है वो क्या है, तो दूसरा कसौटी एस समरूपता है। फिर वही चीज, लेकिन अंतर सिर्फ इतना कि यहाँ बराबर था, दो भुजा बराबर और बीच का कोण बराबर। यहाँ बीच का कोण तो बराबर होगा, लेकिन दोनों जो भुजाएं होंगी दोनों तरफ उसका अनुपात बराबर होगा, भुजाएं बराबर नहीं होंगी। समझ में आया। जैसे फिर से वही दो त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज का नाम ABC ले लेते हैं और दूसरा का PQ, कोई भी ले सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। अगर यहाँ पे आपका 60 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ भी आपका 60 डिग्री दिया है, क्लियर। अगर ये आपका दे दिया 5 सेंटीमीटर और ये दे दिया 4 सेंटीमीटर, उसी तरह से यहाँ दे दिया 5 सेंटीमीटर और यहाँ दे दिया 4 सेंटीमीटर, तो क्या ये दोनों आपस में समरूप होंगे। थोड़ा सा दिमाग लगा करके देखिए, होंगे पक्का। देखिए कैसे, इसको ऐसे घुमाइए ना, एक राउंड घुमाइए, इसको ऐसे घुमाइएगा तो ये वाला चल जाएगा, यहाँ ये वाला जाएगा नीचे, नहीं आया। ये वाला 60 यहाँ था वो घूम कर यहीं आया, मतलब इसको पूरी तरह से ढक दिया। हमको पूरी तरह से ढकने वाला नहीं चाहिए, अनुपात बराबर चाहिए। ठीक है। अगर बढ़ानो ऐसा करके दिए हो रहता, अब अगर इसका सेंटीमीटर बराबर होता और इसका कोण बराबर दिया हुआ रहता तो भी समरूप होता। यानी सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप हो सकती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं हो सकती। देखिए अगर सर्वांग सम है, सब अंगवे बराबर है तो कैंसिल तो देखा ऑटोमेटिक होना ही है, नहीं दिखेगा। अगर सब अंगे बराबर है तो दिखाई करेगा किसा, लेकिन एक जैसा दिख रहा है अगर सब अंग बराबर हो कोई जरूरी नहीं। मतलब सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप हो सकती हैं, लेकिन समरूप आकृतियां सर्वांग सम हो इसका कोई जरूरी नहीं। हो भी सकता है और नहीं भी। देखिए सर्वांग सम जैसा भी दिख रहा है कि नहीं, लेकिन समरूप भी होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो समरूप होगा वो सर्वांग सम भी हो। आगे चलिए यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहला बात AB बटा, ध्यान दीजिए AB बटा, यहाँ तो कुछ है नहीं लिखा सर, तो तक लिख लगा लिखो। तब सोचिए कि कितना बटा कितना करेंगे, कितना बटा कितना करेंगे, क्या आएगा। 4/4 करेंगे तो 1 और 5/5 करेंगे तब 1 आएगा कि नहीं। तो 4 से 4 में घटा देंगे, तो यहाँ जो AB लिखे थे यहाँ QR लिखेंगे, जो दिया होगा तब ना कि यहाँ लिख दिए PQ और PQ के जगह पर 4 लिख दिए, तो यहाँ है नहीं तो 4 निकला कहाँ से। ये होता है कभी कभी अखबार में मास्टर तो यहाँ PQ लिखा था बटा करके करें तो समझाए थे ना, तो यहाँ भी PQ लिखेंगे, ये जरूरी नहीं है, दिया है वो लिखेंगे। तो AB बराबर 4 था, यहाँ QR बराबर 4 है तो क्या लिखेंगे QR बराबर 4/4 मतलब क्या कोई समस्या। उसी तरह से अब फिर चलिए कौन बराबर आ गया, कौन B बराबर है कौन किसके R के, बराबर कितना नहीं दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा था। चलिए आगे देखिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ये दोनों भुजा का अनुपात बराबर। अब देखिएगा कौन, ये वाला कौन B बराबर कौन R बराबर है क्या 60 डिग्री है ना। अब अगर बात करें हम भुजा का, अगला भुजा का, तो BC बटा BC के साथ कौन आएगा PR बराबर कितना 5 और ये भी PR बराबर 5, तो 5 मिलके देखिए दो भुजा का अनुपात, दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर और बीच का कोण भी बराबर हो गया। इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये S सर्वांग समता से समरूपता से समरूप हो गया। क्लियर। बराबर नहीं देखना है, अनुपात बराबर करना है। समझ में आया। कोई दुख है किसी को, इसको भी मिटा दिया। अब चलिए तीसरा सर्वांग समरूपता। तीसरा समरूपता क्या है उसको सुनिएगा। तीसरा समरूपता है आपका ए समरूपता। तीसरा क्या है ए समरूपता। ठीक है। ए समरूपता में क्या होता है ध्यान दीजिएगा। तीनों कोण
पहले त्रिभुज का तीनों कोण अगर दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाए तो वो ए समरूपता कहलाता है। ए सर्वांग समता नहीं हुआ था, लेकिन समरूपता में ए समरूपता होता है। तो दोनों त्रिभुज में दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाए तो पक्का क्या हो जाएगा, समरूप। एक जैसा दिखाई देगा। भुजा कितना बड़ा छोटा रहे उससे मतलब नहीं है। कोण बराबर अगर हो जाता है तो उसका रूप देखने में एक जैसा लगेगा। यहाँ तक कोई समस्या ये समझ में आ गया। अब चलिए एक और आता है ई वाला, और एक चौथा जो है वो इसी से रिलेटेड है। समझ गए। हम लोग ये पढ़े हैं कि ए समरूपता मतलब दो को कोण बराबर होना चाहिए और बीच वाला भुजा। तो भुजा तो एक ही को है तो उसका कोई अनुपात का जरूरत नहीं है। और दो अगर कोना बराबर हो गया तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो जाएगा। अब कैसे तीसरा कोण बराबर हो जाएगा ये जानना जरूरी है। ए इसके जगह पर इन नहीं लीजिएगा ना तभी कोई बात नहीं है। मतलब हमको तीन ही चीज के बारे में जानना है। पहला एस समरूपता, दूसरा एस समरूपता और तीसरा में ए समरूपता। अब ए समरूपता में दो त्रिभुज यदि आपस में हम देखें इस तरह का तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर यहाँ 60 बोल दिया और यहाँ 50 बोल दिया, यहाँ 60 बोल दिया और यहाँ भी 50 बोल दिया तो दो कोण तो आपस में बराबर होगा ना, तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। ये हम कर रहे हैं, आप लोग बताइए तो दूसरा ही बराबर होगा। सच में पक्का बराबर होगा। वो कैसे, ध्यान दीजिए, ये दोनों मिलके कितना 110, ये दोनों मिलके कितना 110 और तीनों मिलके 180 होता है। देखो में तो तीनों मिलके 180 ना होता होगा। तो तीनों मिलके अगर इसमें 180 और तीनों मिलकर के इसमें 180 तो इसका मतलब कि 180 में से इसको भी घटाएंगे 110 को तो ये कोना मिलेगा। अब 180 में इसमें भी 110 को घटाएंगे तो ये वाला कोना मिलेगा। दोनों मिलेगा कि नहीं, मतलब ये भी 70 डिग्री यहाँ और ये भी कोण 70 डिग्री, दोनों 70 होगा बराबर तो होता है। कोई भी त्रिभुज में अगर दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज में दो कोण अगर बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आया। तो बीच में भुजा हो या ना हो उससे कोई लेना देना है। ये नहीं है दो को भुजा दो को कोण जहाँ बराबर हुआ तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा तो बीच में ये देना है। कोई रोक सकता है, कभी नहीं रोक सकता। याद रखिएगा यही तीन कसौटी है हमारे पास, किसका, समरूपता का। और इन्हीं तीन कसौटियों को लेकर के जो भी एक्सरसाइज होगा उसको हम क्लियर करेंगे। अब आपसे सवाल यही पूछेगा कि दो वर्ग है हमारे पास, दो ठो वर्ग है, आप लोग जवाब दीजिएगा। दो वर्ग हैं, क्या ये सर्वांग हो सकते हैं? दो ठो वर्ग है हमारे पास, क्या ये दोनों वर्ग सर्वांग हो सकते हैं? हाँ या ना? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, एकदम गारंटी होइबे करेगा। अगर हम कह दें कि दो वर्ग आवश्यक रूप से सर्वांग होते हैं तो क्या ये सही है? असत्य है। क्यों? क्योंकि दो गो वर्ग है तो एक वर्ग इतना छोटा हो सकता है और एक वर्ग इतना बड़ा हो सकता है। दोनों तो वर्ग ही है ना, लेकिन क्या ये दोनों सर्वांग है? नहीं। और अगर कह दे कि दो वर्ग है हमारे पास और वो 100% गारंटी है कि समरूप होगा तो होगा। समझ गए? यानी दोनों समरूप तो हो सकते हैं लेकिन सर्वांग होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन कह दे कि अवश्य होगा तब गलत कर दिया। समझ गए? अगर ऐसा कह दे कि क्या दो समबाहु त्रिभुज, दो समबाहु त्रिभुज आपस में सर्वांग होते हैं, दो समबाहु त्रिभुज सर्वांग होते हैं, अवश्य नहीं। दो समबाहु त्रिभुज अवश्य सर्वांग होते हैं? नहीं। सर्वांग हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, लेकिन अवश्य होंगे ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। दो वृत्त आपस में समरूप होंगे हमेशा, हमेशा होगा, क्योंकि वृत्त हमेशा गोले होता है। आप तो छोटा बड़ा कर सकते हैं, अगर छोटा बड़ा कर लिए तो उसमें क्या अंतर पड़ता है? देखने में तो एक ही सा दिखेगा ना। कोई समस्या है किसी में? समरूपता और सर्वांग समता समझ में आ जाएगा, पकड़ में आ जाएगा। सवाल बना लीजिएगा। तो अभी देखिएगा सवाल आप खुद से कहिएगा कि हाँ ये होगा तो वो होगा। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा और अभी हमारे साथ चलिएगा।